अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं पार्शियल मोलर क्वांटिटीज एंड केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास ये पार्शियल मोलर क्वांटिटीज होती क्या है, उसकी डेरिवेशन है हमारे पास। एक्चुअली अगर आप देखें तो इससे पहले हमने जो एंट्रोपी स्टडी की थी या एंथैल्पी या गिव फ्री एनर्जी की बात कर रहे थे, तो हम लोग क्या कर रहे थे, क्लोज सिस्टम की बात करते हैं, एडियाबैटिक सिस्टम की बात करते हैं या आइसोलेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम आपको पता है कि क्या था, जिसमें हीट और साथ साथ जो मैटर है दोनों का एक्सचेंज हो सिस्टम के अंदर, तो वहाँ पे ये प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं। ठीक है, तो ये उस चीज़ को डिटरमिन कर रहा है हमारे पास कि ओपन सिस्टम है हमारे पास, जैसे बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं या कोई भी सॉल्यूट किसी भी सिस्टम के अंदर ऐड कर रहे हैं हम, जो नॉर्मली रिएक्शन देख रहे होते हैं। ठीक है, अगर वो ओपन सिस्टम है, कोई भी चीज़ हम बाहर से ऐड कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज में कैसा चेंज आएगा वो हम डिटरमिन करते हैं पार्शियल मोलर क्वांटिटीज से। ठीक है, कंसीडर अ सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ कंस्टिट्यूएंट, लेट N1, N2 and N be the numbers of moles of various constituent present। ठीक है, एक सॉल्यूशन है हमारे पास जिसमें जो उसके कंपोनेंट हैं, जो उसके कंस्टिट्यूएंट हैं, वो हमारे पास क्या है, उनके नंबर्स कितने कैसे हैं दिए हुए, N1, N2, N3। ठीक है, कि एक एक सब्सटेंस है, उसके N1 नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, दूसरा सब्सटेंस है, उसको N2 उसके नंबर ऑफ मोल है, N रिप्रेजेंट करे नंबर ऑफ मोल से, और 1 2 रिप्रेजेंट कर रहा है जो सब्सटेंस है। ठीक है, कि डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं जिसको 1 2 3 कह रहे हैं, और n हमारे पास क्या है, उनके नंबर ऑफ मोल है। लेट जी बी एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपको पता है वो प्रॉपर्टी होती है जो मैस पे डिपेंड करी होती है। ठीक है, जो अमाउंट पे डिपेंड करी है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अमाउंट ऐड कर रहे हैं ना किसी भी सब्सटेंस की। ठीक है, या उसके कोई कोई भी कंपोनेंट, कोई भी कंस्टिट्यूएंट उसके अंदर ऐड कर रहे होंगे, तो हमारे पास क्या, लेट बी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सच एज वॉल्यूम, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। देन द प्रॉपर्टी जी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट। अभी जी को हम जनरल एक क्वांटिटी ले रहे हैं। ठीक है, इसकी जगह पे आप एक्स लिख सकते हो, आप वाई लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, जी किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, और जो सब्सटेंस हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स पे। ठीक है, तो इसको जनरली हम क्या लिख सकते हैं, जी इज फंक्शन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, N1 N2 एंड N3 एंड सो ऑन, जितने भी कंपोनेंट है सिस्टम के अंदर उन सब पे ये डिपेंडेंट है। इफ देर इज अ स्मॉल चेंज इन प्रेशर, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, देन चेंज इन प्रॉपर्टी जी विल बी गिवन। ठीक है, अगर स्मॉल चेंज है, डी जी जो है हमारे पास, वो किसके कैसे लिखेंगे कि स्मॉल चेंज इन जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, या स्मॉल चेंज इन जी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, एंड स्मॉल चेंज ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन सब्सटेंस। ठीक है, या स्मॉल चेंज इन जी विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सेकंड सब्सटेंस। बाकी सारी जो सिस्टम के अंदर चीज़ें होंगी वो सारी कांस्टेंट होती जाएंगी, और जिस चीज़ के साथ चेंज देख रहे हैं वो उसका वेरिएबल साथ आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन 2 बन रही है आपको समझ आ गई होगी कि हम क्या करने हैं, कि डेल्टा जी ओवर डेल्टा टी पहली टर्म में लिख रहे हैं और साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं डी टी से, यानी डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर है। और जो कांस्टेंट इसके लिए क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म क्या है, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल ऑफ सेकंड सब्सटेंस। ठीक है, अब ये देखिए स्मॉल स्मॉल चेंज जो कर्ली होता है, या जिसे आप डेल्टा कह सकते हो, वो क्या है हमारे पास, स्मॉल चेंज है, तो ये इन सारे स्मॉल चेंज को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास डी जी बन जाता है। ठीक है, जो कि स्मॉल चेंज से ग्रेटर चेंज आ जाता है। अब इसको हम, इनको अगर हमने डिफाइन करना हो, आपको ये समझ आ गई होगी कि एक दफ़ा हमने टेम्परेचर के लिए चेंज लिखा है, तो बाकी सारी जो टर्म है, मीन प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन सब्सटेंस एंड टू सब्सटेंस, और जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको कांस्टेंट रखा है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट टर्म के अंदर हमारे पास क्या है, कि डी जी ओवर डी
P है, वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है प्रेशर, तो dP आएगा, साथ मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। अब इसी तरह नंबर ऑफ मोल ऑफ वन सब्सटेंस एंड टू सब्सटेंसेस जो है वो कांस्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, dG/dN1, ठीक है। वन के साथ चेंज आ रहा है, यानी एक कंपोनेंट को चेंज करना है, तो प्रॉपर जो हमारे पास सिस्टम था जी, ठीक है, वो जो भी प्रॉपर्टी थी उसमें जो चेंज आ रहा है हम उसको स्टडी करना है। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट आ रही हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, N2 N3 और सो ऑन जो है वो कांस्टेंट आएंगे। अब इसी तरह अगली वाली टर्म में क्या होगा, डी जी या डेल्टा जी ओवर डेल्टा N2, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, N1 कांस्टेंट, N3 कांस्टेंट, और उससे आगे जितने भी होंगे वो सारे कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। इस टर्म को अगर सिंपली हम कह दें कि क्या बनता है, कि पहली टर्म क्या बनेगी, रेट ऑफ चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर व्हेन ऑल द अदर पैरामीटर आर कांस्टेंट। इसी तरह हम दूसरे वाले को क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर व्हेन ऑल द अदर पैरामीटर्स आर कांस्टेंट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या है, थर्ड में हम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी with respect to number of moles of constituent 1 when all the other parameters are constant. इसी तरह rate of change in extensive property with respect to number of moles of second constituent 2 या हमारे पास है when all the other parameters are constant, ठीक है। तो ये इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द फर्स्ट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड गिव्स द चेंज इन द वैल्यू ऑफ g with respect to temperature when the pressure and composition are kept constant, ठीक है। सेकंड टर्म हमारे पास क्या बनेगी, the second term give the change in the value of g with respect to pressure when temperature and composition are kept constant, ठीक है। composition हम इसी को कह रहे हैं ना कि कौन से constituents हैं, उनके कितने कितने मोल हैं हमारे पास, ठीक है। the remaining quantities give the change in the value of G with the change in the amount of constituent when temperature and pressure and amount of other constituent are constant, ठीक है। एक constituent को हमने consider किया at a time, तो उसके लिहाज से हम change in G check कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें constant हो जाएगी। If the temperature and pressure of the system are constant, कि अगर हमारे पास temperature में change 0 है या प्रेशर में चेंज 0 है, तो dP और dt तो क्या हो जाएंगे 0। तो इसका मतलब है जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें पहली जो दोनों टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और तीसरी और चौथी टर्म है वो रह जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्रेशर भी 0 हो गया और टेम्परेचर की टर्म भी 0 होगी। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, dg at constant temperature and pressure is equal to delta g over delta n1 at constant temperature pressure N2 N3, ठीक है, डॉट dn1 आ जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव है, ठीक है, प्लस डेल्टा g ओवर डेल्टा n2 at constant temperature pressure N1 N3 एंड सो ऑन और डॉट एंड dn2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, the first quantity on the right hand side is partial molar quantity, ठीक है, of component 1 is and the second quantity for the component 2 and so on, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं कि गिव फ्री एनर्जी या किसी चीज, गिव फ्री एनर्जी नहीं, अभी सिर्फ हमारे पास है कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसमें चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स कंपोनेंट, देन इसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल मोलर क्वांटिटी। कोई भी सब प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, उसमें चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स, और वो हमारे पास पार्शियल मोलर क्वांटिटी कहलाती है किस उसी स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए, ठीक है। यानी अगर हम कहें कि हमने वाटर को अगर एथेनॉल में डाला है, ठीक है, तो अब कितना वॉल्यूम चेंज आएगा या कितनी प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आएगा, वो वाटर का पार्शियल मोलर क्वांटिटी होगी। अगर वॉल्यूम होगा तो उसे हम पार्शियल मोलर वॉल्यूम कह देते होते हैं, ठीक है। अगर इसी तरह पार्शियल मोलर एंट्रोपी, पार्शियल मोलर एंथैल्पी, पार्शियल मोलर गिव फ्री एनर्जी, सारी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। तो ये पहली टर्म और दूसरी टर्म हमारे पास क्या है कि पार्शियल मोलर क्वांटिटीज हैं ऑफ कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ बार ओवर द सिंबल दैट
ऑफ दैट पार्टिकुलर प्रॉपर्टी। ठीक है, कि अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लाजमी तो नहीं है कि हम पूरी पूरी इक्वेशन हर दफ़ा लिखें। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो कंपोनेंट वन के लिहाज से डेल्टा जी आ रहा है उसको जी वन बार लिख देंगे, और जो कंपोनेंट टू के लिहाज से चेंज आ रहा है उसे जी टू बार लिख देते होते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे कि डेल्टा जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू जी वन बार प्लस जी टू कर सकते हैं इसको हम बार। ठीक है, या अगर हमने इसको ith कंपोनेंट यानी किसी भी कंपोनेंट के लिए करना होगा, ठीक है, इन जनरल फॉर एनी कंपोनेंट आई हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा जी ओवर डेल्टा एन आई एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। और जब हमारे पास कोई भी कंपोनेंट है, ठीक है, उसके अलावा बाकी सबके अंदर चेंजेस आएगा और जो कंपोनेंट होगा उसमें चेंज ना आए, तो फिर हमारे पास ये क्या है, इसके लिए हम n1 n2 सारे लिखेंगे इज इक्वल टू जी आई बार। फर्दर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वेशन टू हमारे पास क्या बन जाएगी, तो इस ये डेल्टा जी और डेल्टा एन लिखने की बजाय हम जी वन लिख रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन उसके साथ डी एन वन तो साथ आएगा या डी एन टू तो साथ, उसका डेरिवेटिव तो आना ही है ना साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन थ्री हमारे पास बन जाएगी डी जी इज इक्वल टू डी वन जी वन बार डॉट डी एन वन। ठीक है, उसके नंबर ऑफ मोल में जो चेंज आ रहा है वो साथ आएगा। ठीक है, प्लस जी टू बार डी एन टू। इसी तरह अगर जी थ्री बार आएगा तो डी एन थ्री आ जाएगा। ठीक है, फॉर होमोजीनियस फंक्शन इक्वेशन थ्री कैन बी इंटीग्रेटेड टू यील्ड, कि अगर हम इसकी इंटीग्रेशन कर दें तो डी और इंटीग्रेशन यानी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में ऑपोजिट होते हैं, तो आप सिंपली हमारे पास ये कट देंगे, तो ये बन जाएगा जी इज इक्वल टू जी एन वन। ठीक है, डी एन जो है यहाँ भी सेकंड वाली टर्म में भी कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वेशन के अंदर से। ठीक है, डी एन वन के साथ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा और डी एन टू के साथ से भी खत्म होके ये सिर्फ एन वन रह जाएगा। ठीक है, प्लस क्या बन गया हमारे पास जी टू बार एन टू, प्लस अगर आगे नेक्स्ट जाएगा तो जी थ्री बार एन थ्री और जी फोर बार एन फोर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर फोर बन जाएगी हमारे पास। इक्वेशन फोर shows that any extensive property of a solution can at constant temperature and pressure be expressed as sum of g bar n products for the individual solution component। के कोई भी solution है अगर वो constant temperature और pressure पे है तो उसकी properties किसी भी property को explain कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि number of moles मालूम होने चाहिए कि n component कौन सा है। ठीक है, और उसकी जो partial molar quantity है वो मालूम होनी चाहिए हमारे पास के। Further, since in each product the n represent the capacity factor, capacity factor mean कि कितने component है उसके अंदर, and g is called as partial molar quantity which must represent an intensity factor, कि कितनी amount है, ठीक है, या कितना उसके अंदर चेंज आ रहा है वो उसकी इंटेंसिटी से हमें पता चल जाएगा। Consequently, the partial molar quantities must be इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन, की हमारे पास क्या होनी चाहिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन होनी चाहिए। इसी तरह हमारे पास क्या है, केमिकल पोटेंशियल और पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी। अब हमने क्या लिखा था ऊपर, एक कोई भी सिंपल टर्म ली थी जी। ठीक है, अब जी के बजाय हम एक्स भी ले सकते थे, वाई भी ले सकते थे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फ्री एनर्जी लें, ठीक है, एक्चुअली अब हमारे पास फ्री एनर्जी के सिंबल भी जी है तो इसलिए आप लोगों को वो ऊपर ये वाला लगेगा, लेकिन यानी पहले जो हमने बात की है वो हमने कोई भी कंपोनेंट कोई भी प्रॉपर्टी लेके बात की है। ठीक है, वो जी की जगह पे आप एक्स लिख सकते थे, वाई लिख सकते थे। अब हम जी जो लिख रहे हैं वो किस लिए लिख रहे हैं कि फ्री एनर्जी के लिए जो जी होता है उसको लिखते हैं। ठीक है, अब पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी कह सकते हैं या से केमिकल पोटेंशियल कह सकते हैं। ठीक है, if the extensive property under study is give free energy then g will represent the partial molar free energy। अब वही बात आ जाएगी कि g1 किसके इक्वल है, g1 बार जो हमने ऊपर देखा था डेल्टा जी ओवर डेल्टा n1 एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर n2 एंड n3। इसी तरह हमारे पास क्या है, डेल्टा जी आई क्या है,
डेल्टा जी नहीं जी आई हमने क्या लिखा था कि आई कंपोनेंट के लिए लिख लें तो ये क्या बन जाएगा डेल्टा जी ओवर डेल्टा एन आई एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड एन वन से लेके अप टू जितने भी कंपोनेंट हैं उनके अंदर वो सारे कांस्टेंट आ जाएंगे हमारे पास। केमिकल पोटेंशियल और पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी यूजली रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल म्यू, ठीक है। इसको जी के बजाय हम क्या कर लेते हैं, केमिकल पोटेंशियल को जो है यू, ये म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूजिंग म्यू फॉर द पार्शियल मोलर क्वांटिटीज हम क्या कर सकते हैं कि डेल्टा जी, ये जी वन बार की जगह पे हम क्या लिख लें, म्यू वन, ठीक है। और जी आई बार की जगह पे म्यू आई लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी इक्वेशन तो वही है। तो इसका क्या बनेगा, इफ डी एन आई इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। यानी कि जो डी एन वाई डी एन आई है जो है, यहाँ जैसे ऊपर डी एन वन था और डी एन टू था, तो अगर 1 मोल हो, अगर हमारे पास जो भी हम मटेरियल ले रहे हैं वो 1 मोल ले रहे हैं, तो देखिए इस टर्म के साथ यू वन के साथ जो भी डी एन आई आना था या डी एन वन आना था वो तो 1 हो गया, ठीक है। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रहेगा, सिंपल यू वन रह जाता है। या फिर आप जनरली किसे कहेंगे तो सिंपली हमारे पास यू रह जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, डी जी के। अब डिवाइडेड बाय डेल्टा एन वन था, वो 1 मोल आना था, ठीक है। तो डी जी के नीचे 1 हो तो वो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डी जी आएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, 1 and 2 of different component. So chemical potential may be defined as the chemical potential of a constituent in a mixture is the increase in free energy which take place at constant temperature and pressure when 1 mole of the constituent is added to a system. यानी कि कोई सब्सटेंस है उसका 1 मोल किसी सॉल्यूशन के अंदर ऐड करें, ठीक है, तो उसकी फ्री एनर्जी में कितना चेंज आएगा, कितनी वो इंक्रीज होगी। किसी भी सब्सटेंस की फ्री एनर्जी जब उसके अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस ऐड किया जा रहा है, तो जितना एनर्जी में चेंज आ रहा है, जितनी फ्री एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस का केमिकल पोटेंशियल है, ठीक है। तो यही उसकी डेफिनेशन है, द केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट इन अ मिक्सचर इज द इंक्रीज इन free energy which take place at constant temperature and pressure when 1 mole of the constituent is added to system, keeping the amount of all other constituent constant, ठीक है। यानी बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, तो जितनी फ्री एनर्जी चेंज आ रहा है किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ऐड करने से एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वो उसका केमिकल पोटेंशियल कहलाता है। When 1 mole of a substance or one mole of the constituent is added to such a large quantity of system that its composition remain almost unchanged, फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि कोई एक एक लिक्विड है या कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है। अब उसके अंदर आप कोई भी वेरी स्मॉल अमाउंट ऐड करें दूसरे सब्सटेंस की, तो उसकी वजह से उसकी कंपोजिशन में चेंज ना आए, क्योंकि जो चीज़ आप ऐड करें वो आप बहुत थोड़ी ऐड करें या उसकी स्मॉल अमाउंट ऐड करें, तो उस पहले वाले सिस्टम की कंपोजिशन में चेंज नहीं आएगा। तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे, डी जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू म्यू वन डी एन वन प्लस म्यू टू डी एन टू प्लस आगे समान चलता जाएगा, ठीक है। For a system of definite composition represented by the number of moles n1 n2 n3, equation 6 on integration gives कि जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो d जो है वो n के साथ और dn1 के साथ और dn2 ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएंगे n1 n2 में, ठीक है, सिंपली। और साथ म्यू वन एन वन आ गया और प्लस म्यू टू एन टू आ जाएगा। और अगर आप देखो तो जब इंटीग्रेशन किया डी जी की तो ये बन गया जी, ठीक है। अब जी क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, और एन कैपिटल क्या आ गया, जो उसकी कंपोजिशन है उसको सबको सम करके लिख लिया, यानी एन वन एन टू एन थ्री एन फोर जितने भी हैं उनको सम करके कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसकी कंसंट्रेशन या कंपोजिशन सिस्टम की
हमारे पास क्या है, कांस्टेंट रह रही है, ठीक है, where the subscript n stand for the constant composition. On the right hand side, the first term gives contribution of the first constituent to the total free energy of the system, and the second term gives the contribution of the second constituent, and so on, ठीक है. Obviously the mu1 and mu2 give the contribution per mole, ठीक है. हमने एक मोल के लिहाज से किया था ना, पीछे भी लिखा था कि n n dn1 हमारे पास क्या 1 मोल है. Contribution per mole to the total free energy, hence chemical potential may be defined as under. हम इसको कैसे define कर सकते हैं, हमारे पास the chemical potential of a constituent in a mixture is its contribution per mole to the total free energy of system at constant composition at constant temperature and pressure. कि किसी भी constituent का mixture के अंदर हमने कंट्रीब्यूशन देखना है गिव फ्री एनर्जी में, तो उसके 1 मोल ऐड करने से कितना चेंज आता है टोटल फ्री एनर्जी के अंदर, ठीक है. तो वो उसका केमिकल पोटेंशियल कहलाता है. It may be noted that whereas free energy is extensive property, the chemical potential is intensive property because it refers for 1 mole of the substance, ठीक है. कि free energy को बात करें तो वो हमारे पास extensive property थी कि वो मैस पे डिपेंडेंट थी, ठीक है, मैस चेंज करने से चेंज हो रहा था. लेकिन अब हमने मैस को फिक्स कर दिया है, ठीक है, 1 मोल कर दिया था, ठीक है. तो इसलिए केमिकल पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आ जाएगी. अभी हमने पीछे देखा कि हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर को हमने कांस्टेंट किया हुआ था. अगर इनमें वेरिएशन आए तो फिर हम देख लेते हैं कि ये कैसे आएगा, ठीक है. वेरिएशन इन केमिकल पोटेंशियल विद प्रेशर एंड टेम्परेचर, कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो रहे हो तो फिर हम क्या कर लेते हैं, ठीक है. एक दफा हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को चेंज कर लेंगे और एक दफा हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर को चेंज कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद temperature and pressure, let us first derive the expression for the variation of free energy with temperature and pressure to be used in, ठीक है. अब जो यहाँ पे यूज होना है वही पीछे जो हमने काम किया हम वो उसी इक्वेशन को दोबारा लिख रहे हैं. फ्री एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड कंपोजिशन की n1 n2 n3 जो है 3 कंपोनेंट हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है. तो डी जी लिख रहे हैं हम वही इक्वेशन जो इक्वेशन 1 आ गई है, जो हमने केमिकल पोटेंशियल वो केमिकल पोटेंशियल कह रही हूँ पार्शियल मोलर क्वांटिटीज के लिए लिखी थी, ठीक है. डेल्टा जी ओवर डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड उसकी कंपोजिशन आ गई, ठीक है, डॉट डी टी. इसी तरह डेल्टा जी ओवर डेल्टा एन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कंपोजिशन, ठीक है. अब हमने कंपोजिशन को रखना है, एक कंपोनेंट को रखना है, तो अब हम कैपिटल एन नहीं लिख रहे, ठीक है. डेल्टा जी ओवर डेल्टा एन वन एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर एन टू एन थ्री एन फोर जितना भी आगे सो ऑन आएगा डॉट एन वन आ गया. इसी तरह हमारे पास क्या है, डेल्टा जी ओवर डी डेल्टा एन टू एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर एन वन एन थ्री डॉट डी एन टू. जो पहले इक्वेशन है वही है हमारे पास. इफ द सिस्टम इज अ क्लोज वन देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वेरियस कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट. अगर सिस्टम क्लोज सिस्टम है तो फिर तो हम नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं कर सकते हैं, क्यों कि क्लोज सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, मैटर तो चेंज नहीं होता, एनर्जी चेंज हो सकती है, ठीक है. देन हमारे पास क्या है, कंपोजिशन चेंज नहीं हो सकती, डी एन 1 dn2 dn3 will be 0, यानी चेंज इन कंपोजिशन क्या होगी, 0 हो जाएगी. सो द अबव इक्वेशन बिकम्स, अब इसमें क्या है, फैक्टर किसका रह जाएगा, टेम्परेचर वाला और प्रेशर वाला. तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी हमारे पास. फॉर अ क्लोज सिस्टम वी आल्सो नो द टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, कि ये जो हमने पीछे फ्री एनर्जी पढ़ी है तो वो क्लोज सिस्टम के लिए पढ़ी थी, तो वहां पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही थी, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी. तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी, चाहे एंट्रोपी टर्म को आप पहले लिख लें या बाद में लिख लें. अब V हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है, S क्या है, एंट्रोपी है.
अब अगर हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को क्या करें, कंपेयर करें, तो डी जी की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाती है, हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कंपेयर करें। तो इसका मतलब है कि जहाँ टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज है, वहाँ पे टेम्परेचर वाली टर्म लगेगी, ठीक है, और जहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रेशर चेंज है, वो उसके लिए प्रेशर वाली टर्म आ जाएगी, साथ वॉल्यूम प्रेशर वॉल्यूम वाली टर्म आ जाएगी। तो ये इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी हमारे पास, डेल्टा जी ओवर डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कंपोजिशन इज इक्वल टू माइनस एस, क्योंकि डी टी इसके साथ से कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह जो अगर हम प्रेशर वाली टर्म का देखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा जी ओवर डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर आना है यहाँ पे, ठीक है, पी दोबारा लिख दिया इन लोगों ने, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। तो ये इक्वल है हमारे पास वॉल्यूम के, ठीक है। These two equation give the variation of free energy with temperature and pressure for a closed system। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, by definition chemical potential of any constituent of an system is given by, कि अगर हमारे पास केमिकल पोटेंशियल की टर्म में लिख रहे हैं तो वो हमारे पास क्या था, म्यू आई इज इक्वल टू डेल्टा जी ओवर डेल्टा एन आई एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर N1 N2। अगर हम इस इक्वेशन को क्या करें, टेम्परेचर के लिहाज से जो केमिकल पोटेंशियल की इक्वेशन आई है, यानी यू आई वाली आई है, इसको अगर हम क्या करें कि क्या करें हम कि इसकी डिफरेंशिएशन ले लें, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डी ओवर डी के बजाय आप डेल्टा ओवर डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो इक्वेशन के दूसरी साइड पे भी डेल्टा ओवर डेल्टा टी आएगा, तो ऑलरेडी उसमें डेल्टा है तो ये डेल्टा स्केयर हो गया, ठीक है, डेल्टा स्केयर जी, और डेल्टा एन आई ऑलरेडी था और उसको हम डिफ्रेंसिएशन करें डेल्टा टी के साथ, ठीक है। अब जब हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एन आई, ठीक है, तो ये जो टर्म है हमारे पास इक्वल आ जाएगी माइनस डेल्टा एस ओवर डेल्टा एन आई एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर N1 N2 आ जाएगा। यहाँ इसको हम लिखते हैं माइनस एस आई। एक्चुअली ये सेम इक्वेशन है कि टेम्परेचर के साथ जब इसकी केमिकल पोटेंशियल की डिफरेंशिएशन करें तो माइनस एंट्रोपी आएगा, जो ऊपर हमने इक्वेशन लिखी है, ठीक है। अब ये हमें क्या बता रहा है कि माइनस जो है एस आई is the partial molar entropy of the ith component। अब हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 6 और 7 को कंबाइन कर लें तो हम इसको लिख सकते हैं कि चेंज इन केमिकल पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ दिस सिस्टम, या पार्शियल मोलर एंट्रोपी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट। अब आई कंपोनेंट था तो आई के लिए लिख दिया इसको, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दस द रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल ऑफ एनी कंस्टिट्यूएंट आई ऑफ द सिस्टम with the temperature at constant pressure and composition is equal to the partial molar entropy of the constituent। कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, partial molar entropy के। इसी तरह वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद प्रेशर अगर हम देखें तो वो इसके हमने ऊपर पीछे देख लिया था कि ये वॉल्यूम की इक्वल आ गया, ठीक है। केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ कंपोनेंट आई इज गिवन बाय म्यू आई इज इक्वल टू डेल्टा म्यू आई ओवर डेल्टा, हमने क्या करना है इसको पी एट वेरिएशन इसकी करनी है प्रेशर के साथ, ठीक है। तो प्रेशर जो है चेंज आएगा, डेल्टा टी के बजाय आप डेल्टा पी कर सकते हो, बाहर जो है डेल्टा और बाहर जो है पी नहीं आना इसके अंदर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, म्यू आई इज इक्वल टू डेल्टा म्यू आई ओवर डेल्टा पी
एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। ठीक है, तो फिर हम इसकी जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे जैसे हमने टेम्परेचर के लिए किया, तो अब हम इसकी जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, म्यू आई ओवर डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। तो ये दो दफा आ जाएगा, स्केयर हो जाएगा ना अब इसका। ठीक है, एक्चुअली ऊपर वाली इक्वेशन उन्होंने सही नहीं लिखी है, वहां पर डेल्टा जी अगर लिखते और तो वो ये फिर हमारे पास आ जानी थी, और डेल्टा जी लिखते हो और डेल्टा उसके नीचे डेल्टा एन लिखते। ठीक है, आपने ऊपर जो टेम्परेचर वाली इक्वेशन है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आपने वो लिख के फिर उसको प्रेशर के साथ डिफ्रेंशिएशन करनी है इसकी। आपने ये जो पहली इक्वेशन लिखी हुई है ना, वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद टेम्परेचर, इस हेडिंग के नीचे जो पहली इक्वेशन लिखनी है आपने ये लिखना है, और फिर उसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। ठीक है, तो उन्होंने इक्वेशन ही जो है ना वो थोड़ी चेंज लिखी है। तो ये इसको जब प्रेशर के लिहाज से करेंगे तो ऑलरेडी उस इक्वेशन में डेल्टा है, तो अब ये डेल्टा स्केयर जी आ जाएगा ओवर डेल्टा एन आई इंटू डेल्टा पी आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एन आई, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है डेल्टा वी ओवर डेल्टा एन आई एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कंपोजिशन आ जाता है। ठीक है, और साथ साथ प्रेशर, प्रेशर तो मेरे ख्याल चेंज हो रहा है, डेल्टा पी है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इक्वल आ जाता है आई कंपोनेंट वॉल्यूम के। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आई आई कंपोनेंट। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं दिस इक्वेशन जो 10 है रिप्रेजेंट कर रही है कि पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ ith कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 9 और 10 को कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा rate of variation of chemical potential of any constituent I of the system with pressure at constant temperature and composition is equal to the partial molar volume of that constituent। ठीक है, तो एक्चुअली हमारे पास होता क्या है कि जब भी हम किसी भी सिस्टम के अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस ऐड करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वैसी नहीं रहती, चेंज हो जाती हैं। सिंपल अगर मैं आपको वॉल्यूम की एग्जांपल दूं, पार्शियल मोलर वॉल्यूम की, तो जैसे वाटर है, उसको हम एथेनॉल में डालें तो उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो उसका इफेक्ट डिफरेंट होगा, उसकी एथेनॉल के साथ इंट्रैक्शन जो है वो डिफरेंट है। लेकिन इसी वाटर को अगर हम एसीटोन में डाल दें तो दोनों की इंट्रैक्शन क्या होगी, डिफरेंट। या इसी वाटर को हम ब्यूटानॉल में डाल दें तो क्या होगा, इसी वाटर की इंट्रैक्शन जो है वो दूसरे के साथ डिफरेंट होंगी। अब आपको पता है कि इसी इंट्रैक्शंस की वजह से, यानी अट्रैक्शन होती है या रिपल्शन होती है दोनों कंपोनेंट के दरम्यान में, तो उसी बेस पे सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि अगर देखें, अगर हमने 10 ml लिया वाटर और उसको 100 ml एथेनॉल में ऐड किया है, तो टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 110। ठीक है, 100 एक है और एक 10 है, तो टोटल वॉल्यूम होना चाहिए 110 ml। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अब वाटर की अगर एथेनॉल के साथ कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगी, ठीक है, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं तो क्या होना चाहिए, उनका वॉल्यूम आपस में कम हो जाएगा। यानी ये फर्ज करें मैं ये कह दूँ 105 हो जाए 110 की बजाय। ठीक है, या अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसकी वाटर के साथ इंटरेक्शन बहुत कम है, तो उसमें जब वाटर ऐड करेंगे तो उनकी रिपल्शन की वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो अब आइडियल केस में तो वॉल्यूम कितना रहना चाहिए था, जो उसके कंपोनेंट का वॉल्यूम है। ठीक है, जैसे V1 एंड V2 का वॉल्यूम है तो वो सेम होना चाहिए। लेकिन जब हम किसी भी मटेरियल को दूसरे मटेरियल में ऐड करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, क्योंकि उनके दरम्यान में इंट्रैक्शन जो है यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन चेंज हो जाती हैं। तो इसी तरह हमारे पास क्या है, अगर लिक्विड की बात करें तो वॉल्यूम इंक्रीज भी हो जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, और ये इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम डिपेंड कर रहा होता है कि उनके दरम्यान में
किस तरह की फोर्सेस हैं। ठीक है, जैसे वाटर को हमने ऐड किया, जो स्मॉल अमाउंट में चीज ऐड की है दूसरे लिक्विड के अंदर, तो फिर उसके लिहाज से हम कहते हैं कि ये पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर है इन एथेनॉल। ठीक है, जो चीज ऐड हम कर रहे हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, तो ये उससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। तो हम, आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, तो आप लोगों ने इसको कर लेना है। तो ये यहाँ तक आप लोगों का एक ये चैप्टर था, केमिकल पोटेंशियल, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स वाला, और आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है और सारी सिंबल्स याद रखनी है और सारे साइन याद रखने हैं, पॉजिटिव कहाँ है नेगेटिव कहाँ है। ठीक है।